मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पोस्ट पे जम करके निशाना साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। उन्होंने कहा है कि विज्ञापन के माध्यम से चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है सीएम नीतीश कुमार की, और जनता को आबाद करने के बदले पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं और जनता को बर्बाद किया जा रहा है। बड़ा आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है प्रगति यात्रा को लेकर के। वहीं एनडीए के तरफ से भी तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक नहीं करेंगे तो क्या 9वीं फेल के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करके यात्रा पे जाएंगे। एनडीए ने भी जम करके तेजस्वी यादव को के ऊपर हमला किया है। वहीं लालू राबड़ी राज को भी कोसते हुए उन्हें याद दिलाने की कोशिश की है बीजेपी प्रवक्ता ने कि उन्हें याद होनी चाहिए कि लालू राबड़ी राज में क्या किया जाता था, क्या होता था और क्या स्थिति थी और जनता को कैसे बर्बाद किया जाता था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के बकलोली वाले बयानों से बिहार की जनता ऊब चुकी है। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ बैठक नहीं करें तो 9वीं फेल से विचार विमर्श करेंगे क्या? 9वीं फेल व्यक्तियों को कभी समझ में नहीं आएगा कि सरकारी विज्ञापन किस लिए दिए जाते हैं। लालू जी और राबड़ी जी के शासन में बिना विज्ञापन निकाले मोटी रकम देकर बहाली कर दी जाती थी। तेजस्वी यादव जी उस परिवार के सदस्य हैं जो स्कूटर पर सांड की सवारी करवाकर सरकारी खजाने का करोड़ों रुपए कटक गए। तेजस्वी का विलाप अभी और तेज होगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा से राजद के सहयोगियों की 2025 में दुर्गति तय। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा की सफलता से नेता प्रतिपक्ष की तो अभी नींद उड़ी, वो सुनना अभी बाकी है। तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है प्रगति यात्रा को लेकर के, कभी जनसुराज को लेकर के, 2025 के चुनाव को लेकर के नेताओं में लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप बयान देते हुए नेता नजर आ रहे हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। बिहार में यात्राओं की सियासत तेज हो गई है। जैसे ही एनडीए के नेताओं ने संयुक्त रूप से यात्रा करने की घोषणा की और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आगामी 15 जनवरी से यात्रा का हवाला दिया, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष आग बबूला हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आरजेडी के प्रवक्ताओं ने हमले तेज कर दिए। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि बिहार की संपत्ति का उपयोग विकास के बजाय यात्राओं पर खर्च किया जा रहा है, जिससे बिहार का भला नहीं होगा। क्या कहा एजाज अहमद ने, जरा गौर से सुनिए। नीति आयोग ने स्वयं अपने रिपोर्ट में माना है कि बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मानवीय विकास के सूचकांक के मामले पर फिसड्डी राज है। जब इनके अलायंस पार्टनर की केंद्र की सरकार ही मान रही है कि बिहार फिसड्डी राज है, तो मुख्यमंत्री जी किसको आप प्रगति दिखाने के लिए जा रहे हैं? प्रगति तो आपके साझेदार भारतीय जनता पार्टी ने ही आपकी पोल खोल दी है। तो आप प्रगति के नाम पर 2 अरब 26 करोड़ रुपए बर्बाद करने के अलावा क्या कर रहे हैं? इसके बाद बीजेपी और जेडीयू हमलावर हो गई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए सीधे सीधे कहा कि जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने अपने पिता को राजनीतिक बंदी बना रखा है, ये जग जाहिर है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, कौन किसको हाईजैक कर लेगा? आपके बयान से इस बात की पुष्टि हो गई कि आपको अपने पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को सलाह देना पड़ रहा है। मतलब लालू जी राजनैतिक रूप से नजरबंद हैं, उनकी भूमिका शून्य कर दी गई, उनको राजनैतिक रूप से अनाथ बना दिया गया और माननीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं कि बिहार आपको सूट नहीं करता है, जेल भी झारखंड का सूट करता है और झारखंड की राजनीति आपके लिए फलदायी है। कुल मिला के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है और जैसे जैसे नेता यात्रा पर निकल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।
झारखंड में अब चुनावी वायदों को लेकर बातें होने लगी हैं। राजनीतिक तौर पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरह से जेएमएम ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हर मैया के खाते में 2500 रुपये की राशि जाएगी और वो जाने भी लगी, तो ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या कांग्रेस ने जो वादा किया था 450 रुपये में सिलेंडर देने का, उस वायदे का क्या हुआ? क्योंकि मंगलवार को भी हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में भी इस बात पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, जबकि चुनाव के वक्त कांग्रेस के आला नेता गुलाम अहमद मीर ने खुद बोकारो में ये कहा था कि न सिर्फ 450 में सिलेंडर दिया जाएगा, बल्कि किसी भी सूरत में जो घुसपैठिए हैं उन लोगों को भी सिलेंडर दिया जाएगा, जिसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था। अब इस बात को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि आखिर 450 रुपये में सिलेंडर देने का वायदा क्या हुआ। इस बीच कांग्रेस के आला नेता जो सरकार में हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस विषय पर समन्वय समिति में बातचीत होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। जाहिर है कांग्रेस के वायदे को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है जितनी गंभीरता जेएमएम के वायदे को लेकर दिखाई गई। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। अब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर ही गुटबाजी की बात कही जाती थी, लेकिन अब भाजपा में भी ये गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। चाहे सागर की बात करें, भूपेंद्र सिंह हो या फिर गोविंद सिंह राजपूत में जो खुलकर मंचों से एक दूसरे के प्रति बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कुनबा बड़ा भले ही हो गया हो, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा में आए हैं तब से ये विरोधाभास की परिणति है जो खुलकर सामने आने लगी है। इसका जीता जागता परिणाम मेरे सामने पीछे है। ये एक मंडल अध्यक्षों की जब घोषणा हुई थी उसके एक कटआउट लगाए गए हैं। ये वो मंडल अध्यक्ष हैं जो कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, नरोत्तम मिश्रा के पट्टे कहे जा सकते हैं, जिनका ये होर्डिंग लगा है। इस होर्डिंग में देखा जाए तो पूर्व मंत्री इमरती देवी का फोटो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आएगा। वहीं मेरे पास एक इमरती देवी के समर्थक मंडल अध्यक्ष का भी होर्डिंग लगा हुआ है, जिसमें पूर्व मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी होर्डिंग में कहीं से कहीं तक फोटो नजर नहीं आता है। यानी कि जो विरोध की मयार है वो अब खुलकर सामने आने लगी है, जबकि भाजपा इस गुटबाजी को सिरे से खारिज करती है, लेकिन ये गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है और देखने को भी मिल रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। एंटी नक्सल ऑपरेशन और कानून व्यवस्था के मामले में इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार हाई अलर्ट पर चली गई है। आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गृह विभाग की एक मैराथन बैठक ली। इस बैठक में तमाम आला अधिकारी को बुलाया गया। डीजीपी अशोक जुनेजा पहुंचे, जो सेक्रेटरी हैं होम के मनोज पिंगुआ वो इस बैठक में थे, मुख्यमंत्री के सचिव आईपीएस राहुल भगत भी इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम सारे बड़े आईपीएस अधिकारी और गृह विभाग से जुड़े आईएएस अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। जो विजय शर्मा है वो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने पुलिसिंग को लेकर इस मैराथन बैठक में बहुत सारी समीक्षा की। बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर समीक्षा की कि इस पूरे साल वर्ष 2025 में किस तरह के एंटी नक्सल ऑपरेशंस की प्लानिंग गृह विभाग की बस्तर को लेकर है, उस पर एक बहुत डिटेल चर्चा इस मैराथन बैठक में की गई। इसके अलावा प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति है उसको लेकर भी गृह मंत्री ने नाराजगी जताई है और सारे जिलों में लॉ एंड ऑर्डर को चाक चौबंद रखने के निर्देश उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को दिए हैं। लगातार हत्या, चाकूबाजी, चोरी, इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में इजाफा हो रहा है संख्या में। इसको लेकर गृह मंत्री ने इस बैठक में नाराजगी जताई है। बीजापुर में जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है उसकी भी उन्होंने और आगे की जो विस्तृत जांच की पुलिस ने उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। उस जांच को समय पर पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं।
तो एक लंबी मैराथन बैठक आज गृह विभाग की छत्तीसगढ़ में हुई है। उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने ली है। क्योंकि साल की शुरुआत में ही बीजापुर में एक बड़ा नक्सल हमला हुआ, 8 जवान और एक आम नागरिक उसमें शहीद हुए। उसके बाद सुकमा में भी आईडी बरामद किया गया है 10 किलो का। तो ये तमाम सारी परिस्थितियों को देखते हुए आज ये मैराथन बैठक गृह विभाग की हुई है। तो इसमें 2 मुद्दे सबसे प्रमुख थे। एक एंटी नक्सल ऑपरेशन की उन्होंने समीक्षा की है जो बस्तर में चलेंगे साल भर तक। साथ ही जो कानून का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, उसको भी चाक चौबंद रखने के निर्देश इस बैठक में विजय शर्मा ने दिए हैं। कैमरा शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज दूसरी अपनी गारंटी लॉन्च की है, जिसका नाम रखा है जीवन रक्षा योजना। इससे पहले प्यारी दीदी योजना को लॉन्च किया गया था, जिसको कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस गारंटी को लॉन्च किया है। दरअसल राजस्थान में भी इस गारंटी को लाया गया था चुनाव से पहले, जिसका नाम था चिरंजीवी योजना, और जिसमें राइट टू हेल्थ का जो प्रावधान है वो दिया गया था कि हर एक व्यक्ति को जो है हेल्थ का प्रावधान, फ्री इलाज का प्रावधान दिया जाएगा। इस जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख का जो फ्री बीमा है, यानी कि फ्री इलाज जो है दिल्ली की जनता करा सकती है, ऐसे वायदे जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से हमने इसको योजना को प्रायोरिटी दी है, ये मुझे खुशी है कि ये हमारी योजना इतनी पॉपुलर हो गई देश के अंदर कि हर जगह मैं जा रहा हूँ तो खुद वो बात कर रहे, क्योंकि मैं CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, डायलिसिस फ्री, कोक्लियर प्लांट फ्री, मतलब सब कुछ फ्री है। बल्कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो पूरा करना सरकार देगी। तो ये स्कीम पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो हमने बनाई है वो उसको लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं और उसी रूप में हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली में जो ये स्कीम आई है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। बहरहाल कितना सफल ये होगा और कितना विश्वास दिल्ली की जनता करेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजस्थान भी एक उदाहरण है कि चिरंजीवी योजना के तहत इसको लाया गया था, लेकिन ज्यादा जो लोगों का प्यार है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाया। बहरहाल अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अन्य योजनाओं के मुकाबले जीवन रक्षा योजना जो कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च की है वो कितनी उम्मीदों पर खरा उतरती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। सेना और पुलिस में जाने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आज से पार्थ योजना को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवा उत्सव समापन के तहत एक कार्यक्रम में इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को जो पुलिस और सेना में जाना चाहते हैं उनको अब सरकार शारीरिक रूप, मानसिक रूप और लिखित रूप से प्रतियोगी परीक्षा तैयार कराने की ट्रेनिंग देगी। इस ट्रेनिंग के लिए उनसे न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा और ये संभाग स्तरीय ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग सेंटर होंगे। यहाँ पर 10 संभागों में 10 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे जो मध्य प्रदेश के युवाओं को सेना और पुलिस के लिए तैयार करेंगे। सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए उपलब्ध कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। इसके अलावा आज एक और मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान की शुरुआत हुई है। इस मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान के तहत ऐसे युवा उद्यमियों को लिया जाएगा, उनको मेंटर बनाया जाएगा जो अपने अपने सेक्टर में सफल उद्यमी बने हैं और अब वो मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देंगे और उनको एक कोचिंग देंगे। कहीं ना कहीं युवाओं पर मध्य प्रदेश सरकार अब फोकस कर रही है और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए जो उन्होंने घोषणा पत्र में यानी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे और उसी के तहत अभी 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा भर्ती निकल चुकी हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकारी स्तर के साथ साथ निजी स्तर पर भी उनको नौकरियों के लिए उपलब्धता कराई जाएगी।
कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। महाकुंभ के पावन मौके पर आज निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अनी अखाड़े की भव्य छावनी प्रवेश हो रहा है। आप देखिए कि जितने भी साधु संत महात्मा हैं सभी अपने अपने रथों पर सवार होकर के अब मेला क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं और सड़कों पर आप देखिए किस तरह से कर्तव्य दिखाते हुए, तलवारबाजी करते हुए, शस्त्रों का हम कहेंगे कि अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर जो साधु संत हैं वो छावनी प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी वो संत महात्मा हैं जो कि हर बार महाकुंभ के पावन मौके पर प्रयागराज की धरती पर आते हैं, संगम धरा पर आते हैं और माँ गंगा मैया और संगम की डुबकी लगाते हैं और पुण्य प्राप्ति करते हैं। ये एक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है और इस बार मोदी योगी सरकार ने कई चीजें पहली बार की है, क्योंकि पहली बार 4000 हेक्टेयर में ये मेला क्षेत्र बसाया जा रहा है और करीब 40 से 45 हजार करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, यानी कि 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आएंगे। लेकिन उसके पहले इन तस्वीरों के लिए आप क्या कहेंगे? प्रयागराज की अद्भुत अलौकिक तस्वीरें, ये वो संत महात्मा हैं जो कि महाकुंभ के मौके पर सामने आते हैं और उसके बाद अपनी अपनी गुफाओं में, कंदराओं में, अपने अपने जगहों पर इस तरह से विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जो कि नजर नहीं आते। और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप देखिए यहाँ पर जो छावनी प्रवेश है वो अनी अखाड़े का हो रहा है और सभी साधु संत महामंडलेश्वर अब मेला क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं और 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। मॉब लिंचिंग को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। आज मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले को कल सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय के अभाव में सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब टेंटेटिव डेट फरवरी का दिखा रहा है, लिहाजा इस मामले में जल्द सुनवाई कर ली जाए। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जनवरी में उनके पास बहुत सारे मामले लगे हुए हैं, इसलिए जनवरी में इस मामले में सुनवाई संभव नहीं है, लिहाजा फरवरी में पहले ही इसे सुन लिया जाएगा। इंडियन फेडरेशन ऑफ नेशनल वीमेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉब लिंचिंग को लेकर 2018 में जारी दिशा निर्देशों का राज्य सरकारें पालन नहीं कर रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करें, खास करके गौरक्षकों द्वारा हमला किए जाने को लेकर। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सहित 5 राज्यों से जवाबी हलफनामा देने को कहा था। कोर्ट ने यह भी चेताया था कि अगर ये 5 राज्य जवाबी हलफनामा नहीं देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनके मुख्य सचिव को तलब कर सकता है। अब देखना होगा इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।